जब भी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं उसका बहुत सिंपल सा फंडा होता है। अगर मेरे को प्रॉफिट होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और अगर मेरे को वहां पर लॉस होता है तो मुझे बहुत टेंशन होती है। तो वहीं पर हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्रोविजन एंड रिजर्व, ये वहां पर हमें काम में आते हैं। एक सक्सेसफुल एंड एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन वही है जो हमारे आज के प्रॉफिट को खर्च करने से पहले हमारे फ्यूचर के रिस्क के बारे में सोच ले। सो हे एवरीवन, दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारी अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, विच इज प्रोविजन एंड रिजर्व। सुनने में ये दोनों थोड़े से सिमिलर लगेंगे क्योंकि दोनों ही हम लोग प्रॉफिट में से बनाते हैं, बट एक्चुअल में दोनों में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस, जिसकी वजह से हम लोगों को दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। प्रोविजन एंड रिजर्व का मतलब सेम ही है कि हम लोगों को कुछ पैसा अलग से रखना है। प्रोविजन के अंदर अगर हम लोग छोटे से इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रोविजन के अंदर मैं पैसा उस लाइबिलिटी के लिए अलग रखती हूँ जिस लाइबिलिटी के बारे में मुझे पता तो है बट मुझे अमाउंट नहीं पता, कि मेरा खर्चा तो होना है बट कितना खर्चा होना है ये नहीं पता। तो उस पर्पस के लिए जो पैसा इकट्ठा होता है वो होता है मेरे प्रोविजन। एंड वहीं पर अगर मैं बात करूं रिजर्व की, रिजर्व में भी मैं यही करती हूँ, प्रॉफिट में से कुछ पैसे इकट्ठा करके रख लेती हूँ, बट मुझे नहीं पता मैं ये पैसा क्यों अलग रख रही हूँ। मैं सिर्फ ये सोच के रखती हूँ कि आने वाले टाइम में ये पैसा मुझे कहीं काम में आ जाएगा। तो इस पर्पस से जो मैं पैसे इकट्ठा करती हूँ वो होता है मेरा रिजर्व। बहुत ईजी सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बट ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर हमारी अकाउंटिंग का बेसिक है। आपको एक बहुत डीप एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज देगा कि आप लोगों को आपके करंट प्रॉफिट का क्या यूज करना चाहिए। प्रॉफिट आ गया यानी कि अपने आप को फ्री मत समझो कि सारा प्रॉफिट बांट दो या सारा प्रॉफिट उड़ा दो, बल्कि आपको फ्यूचर का रिस्क सोचना है। उसको सोच करके आपको कुछ पैसा इकट्ठा करके रखना है, जैसे हम लोग नॉर्मली हमारे सेविंग अकाउंट के अंदर रखते हैं, उसी तरीके से आपको बिजनेस के प्रॉफिट का कुछ पार्ट अलग रखना चाहिए ताकि आप लोग फ्यूचर के रिस्क को निभा सके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को और समझना शुरू करते हैं हमारा ये बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारे प्रोविजन के मीनिंग की। अभी मैंने बताया आपको प्रोविजन का मतलब होता है कि मैं प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अपना अलग करके रख रही हूँ कि हाँ मुझे आने वाले टाइम में ये लाइबिलिटी होने वाली है या हाँ ये मेरी एसेट डिक्रीज होने वाली है, तो मैं इसके लिए इस नाम का पैसा अलग रख रही हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता ये जो मेरा खर्चा होगा वो 2000 का होगा, 5000 का होगा, 10,000 का होगा या 1 लाख का। मुझे अमाउंट नहीं पता पर मुझे ये पता है मेरा ये खर्चा होने वाला है, तो वो इकट्ठा किया गया पैसा क्या होता है, मेरे प्रोविजंस होते हैं। क्लियर है, पॉइंट समझ आ रहा है? रीड करते हैं यहाँ पर। द प्रोविजन रेफर्स टू द अमाउंट सेट असाइड, ये वो पैसे जिसको हम अलग से रख देते हैं बाय चार्जिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां से उठाकर अलग रखते हैं हम लोग? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा करके उसको अलग रख लेते हैं। क्यों? कवर करने के लिए। क्या चीज कवर करने के लिए? किसी नॉन ऑब्लिगेशन को, यानी कि कोई ऐसा खर्चा जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये खर्चा मुझे फ्यूचर में होने वाला है। द अमाउंट ऑफ विच कैन नॉट बी स्पेसिफाइड प्रिसाइसली, लेकिन आप लोगों को उसकी अमाउंट नहीं पता, 2000 का है, 5000 का है या फिर 1 लाख का है। अमाउंट नहीं पता पर खर्चा पता है, ये खर्चा मेरा जरूर होने वाला है। आगे रीड करते हैं। अ प्रोविजन इज द अमाउंट ऑफ अ कॉस्ट और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ योर एसेट। प्रोविजन के अंदर क्या होता है, आप कुछ पैसा इकट्ठा करके रख रहे हैं। क्यों? कि आपको लग रहा है हो सकता है मेरी एसेट की कॉस्ट की वैल्यू डाउन हो जाए, यानी कि मेरी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। दैट अ बिजनेस चूजेस टू रिकॉर्ड इन इट्स अकाउंटिंग सिस्टम बिफोर हैविंग एक्यूरेट नॉलेज रिगार्डिंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द एक्सपेंसेस और एसेट रिडक्शन। आप लोग एक पैसा ऐसा इकट्ठा करके रखने वाले हैं, आपको पता है मैं मेरे बिजनेस में ये एसेट यूज कर रही हूँ और मुझे पता है 2 साल बाद इसकी वैल्यू गिरने वाली है, ये एसेट मेरी पुरानी होती जा रही है, इसका मतलब इस पर डेप्रिसिएशन लगता जा रहा है। अब डेप्रिसिएशन लग रहा है यानी कि आपको ये पता है ना अगले साल भी मेरे को खर्चा होने वाला है, मेरी एसेट डिक्रीज होने वाली है, उसके लिए आपको एक अमाउंट चाहिए, आपको कुछ पैसा इकट्ठा हुआ चाहिए। अब आपको ये पता है आपकी लाइबिलिटी आने वाली है, आपका खर्चा आने वाला है, लेकिन आपको अमाउंट नहीं पता, तो आप अंदाजे से एक अमाउंट को वहां पर इकट्ठा करके रख रहे हैं। दिस इज द जेन्युइन मीनिंग ऑफ योर प्रोविजन। सिंपल है,
इजी है, कुछ नहीं, आपको बस पैसे इकट्ठा करके रखना है। आपको पता है कि आपका ये खर्चा आने वाला है, बस आपको अमाउंट नहीं पता कि वो खर्चा कितने रुपए का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं उसके एग्जाम्पल्स की कि मेरे खर्चे आने वाले हैं, मेरी लाइबिलिटी आने वाली है, मेरी एसेट रिड्यूस होने वाली है। मतलब इसके अंदर किस किस चीज की बात हो रही है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, रीड करेंगे एक एक एग्जाम्पल को। आपको वीडियो के साथ साथ ही चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, इस चैप्टर को अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला प्रोविजन है आपका बैड डेट्स का। हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर किया है, हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर किया है। वहां पर हम लोगों ने समझा मेरे जो डेटर्स होते हैं, कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं वो मेरा पैसा चुकाते ही नहीं है, वो मेरा पैसा वापस नहीं करते, तो मेरा पैसा वहां पर डूब जाता है। और जब पैसा डूबता है तो उसको मैं बोलती हूँ बैड डेट्स। तो जब मेरे कस्टमर कुछ उधार लेकर जा रहे थे तो मैं पहले ही माइंड के अंदर सेट कर लेती हूँ कि मेरे 10,000 के डेटर्स में से मुझे ऐसे लग रहा है 2,000 के कस्टमर तो आएंगे नहीं, मेरे 2,000 रुपए तो डूब गए। मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि मेरा कुछ पैसा डूबेगा, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकती हूँ, मैं श्योर तो नहीं हूँ कि 2,000 का ही डूबेगा या 5,000 का, मैं श्योर नहीं हूँ अमाउंट को लेके। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज पता है कि मेरा पैसा डूब सकता है, मेरे को मेरी लाइबिलिटी, मेरा खर्चा, मेरी एसेट क्या डिक्रीज हो रही है इसके बारे में तो पता है, कितना डूब रहा है ये नहीं पता। तो यानी कि मैं किसका प्रोविजन बना सकती हूँ, मेरे बैड डेट्स का। उसके बाद डेप्रिसिएशन, आप आपके बिजनेस के अंदर कोई एसेट यूज कर रहे हैं, आपको पता है आप उस एसेट को यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू गिर रही होगी, वो एसेट पुरानी होती जा रही है, कितनी अमाउंट से पुरानी हो रही है आपको नहीं पता, आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो उसका मैं बनाऊंगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आपके बिजनेस के अंदर काफी बड़ी बड़ी मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इन चीजों का यूज होता है। अब आपको पता है कि आपको जब उसकी रिपेयर करानी पड़ेगी, आपको उसकी मेंटेनेंस करानी पड़ेगी, तो वहां पर आपको एक बहुत बड़ा खर्चा होगा। आप लोगों को ये तो श्योरिटी है अगर मैं इस मशीन को यूज कर रही हूँ तो किसी ना किसी दिन ये मशीन हो सकता है खराब हो जाए, हो सकता है इसकी रिपेयर करानी पड़े। यानी कि आपको खर्चा तो पता है खर्चा होगा, लेकिन आपको अमाउंट नहीं पता कि इसका कौन सा पार्ट खराब होगा, कौन से पार्ट की रिपेयर करानी पड़ेगी, तो उसका भी मैं प्रोविजन बना सकती हूँ। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। आपको इनकम टैक्स पे करना है, उससे पहले आप एक अमाउंट को सेट असाइड कर रहे हैं, अलग से रख कर चल रहे हैं कि मेरा जो भी इनकम टैक्स बैठेगा मैं इस इकट्ठे हुए पैसे में से उसको इनकम टैक्स दे दूंगा। लेकिन आप एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता लगा सकते क्योंकि अभी आपको आपकी एग्जैक्ट इनकम ही नहीं पता, तो उसके लिए भी मैं अपना प्रोविजन क्रिएट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर पेंशन। आप लोगों को पेंशन देनी है, अमाउंट नहीं पता, उसके लिए भी आप लोग आपका प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि प्रोविजन क्या है, क्या मतलब है, कैसे बनाना है एंड क्या चीज इसमें हम लोगों को नहीं पता होती। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हर चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम लोगों को पता होना मस्ट है, हमारे लिए बहुत मैंडेटरी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। प्रोविजन फॉर रिजर्व क्या है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। ये आपके खर्चे की तरह होता है, आपने कह दिया कि मेरा ये खर्चा होगा, कब होगा हमें नहीं पता, कितने का होगा हमें नहीं पता, बट मुझे इतना पता है मेरा ये खर्चा तो होगा। एंड अगर मैंने उसको एक्सपेंस मान ही लिया तो मैं उसको कहाँ लिखने वाली हूँ, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहाँ लिखने वाली हूँ, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। उसको मैं और क्या बोलती हूँ, इनकम स्टेटमेंट। क्या नाम है उसका, अदर नेम इज इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है चीज, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या होगा उसका, ये एक लाइबिलिटी है या फिर आपकी एसेट के अंदर रिडक्शन है। क्या है ये, आप लोगों की लाइबिलिटी है या फिर एसेट के अंदर रिडक्शन है। आपको मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट बताती हूँ। आप लोगों की ये बैलेंस शीट होती है, ये आपकी लाइबिलिटी साइड है, ये आप लोगों की एसेट साइड है। या तो आप प्रोविजन इस साइड लिख लेंगे या आपकी जो भी इधर एसेट है उसमें से आप उसको लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, उस प्रोविजन को लेस कर देंगे। आप इन दोनों में से कोई भी एक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या दो ऑप्शन बोले मैंने आप लोगों को, आपको बैलेंस शीट में या तो लाइबिलिटी साइड शो करना है या फिर अगर आप एसेट साइड शो कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एसेट में से आप उसको लेस कर देंगे, यानी कि उसको डिडक्ट कर देंगे। क्लियर है आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजन।
प्रोविजंस। ये हम लोग जिन प्रोविजंस की बात कर रहे हैं इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। हम पर्पस, ऑब्जेक्टिव, नीड, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हर जगह सेम पॉइंट यूज कर सकते हैं, बट द डिफरेंस इज आप लोगों को उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई करना आना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट एडवांटेज बनाकर लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से कर लेते हैं, इट हेल्प्स इन, अपना सेंटेंस जोड़ देंगे, इट हेल्प्स इन, अपना आगे हेल्प कर देंगे, वी गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस बाय, अपना आगे सेंटेंस लिख देंगे। इस तरीके से आपको चीजों को मॉडिफाई करना आना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरे प्रोविजंस का, तो प्रोविजन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि ये आप लोगों के लिए कंपलसरी खर्चा है। क्या है, आप लोगों के लिए कंपलसरी खर्चा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, डजंट मैटर, आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। क्या है, आपको चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपका प्रोविजन क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट एन एसेट। ये जो प्रोविजन है ये आपकी कोई एसेट नहीं है, रेदर इट विल बी रिड्यूस द नेट एसेट ऑफ द फर्म, लेकिन ये आपकी एसेट को कम जरूर करता है। क्या है, ये प्रोविजन आपकी कोई एसेट नहीं है बल्कि आपकी एसेट को कम करने वाला एलिमेंट है। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट इज प्रोवाइडेड फॉर एन एक्सपेक्टेड कंटिजेंसी। ये आपकी किसी एक्सपेक्टेड, यानी कि आपको उम्मीद है कि ये मेरा खर्चा हो सकता है, ऐसी चीजों के लिए क्रिएट किया जाता है। दैट में अराइज इन द फ्यूचर, जो आपके फ्यूचर में कभी हो सकती है। जैसे कि क्या, एक लाइबिलिटी है जिसका कोई डिस्प्यूटेड क्लेम चल रहा है। बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल है प्रोविजन फॉर इंश्योरेंस क्लेम। आप लोगों ने एक प्रोविजन बना रखा है कि जो भी आपके पास इंश्योरेंस क्लेम लेने आएगा आप लोग उसमें से उसका पैसा उठा करके दे देंगे। आपको पता है इंश्योरेंस क्लेम तो लेने आएंगे ही आएंगे, कितने का क्लेम लेंगे, कितने का उनका नुकसान हो रहा है, ये बात आप लोगों को नहीं पता। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉलोज मैचिंग कन्वेंशन, दैट इज ऑल द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड करंट ईयर्स लॉसेस नीड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द करंट ईयर्स रेवेन्यूज और प्रॉफिट। यानी कि ये जो प्रोविजन होते हैं ये आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। यानी कि ये बोल रहे हैं जिस ईयर के खर्चे को आप खर्चा मान रहे हैं उस ईयर में होने वाले रेवेन्यूज को आप लोग साथ में ही लेकर चलेंगे। जिस ईयर के लॉस को आप लॉस मानकर चल रहे हैं उस ईयर में होने वाले प्रॉफिट को भी आप लोग साथ ही लेकर चलेंगे। यानी कि आपको चीजें मैच करके चलनी है, लॉस के साथ प्रॉफिट को भी रखना है, रेवेन्यू के साथ एक्सपेंस को भी रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर आप लोगों का, द वैल्यू ऑफ प्रोविजन कैन नॉट बी एज सर्टेन। आप लोग उसकी वैल्यू को तो नहीं पता लगा पाते विद सिग्निफिकेंट एक्यूरेसी। यानी कि यहाँ पर आप लोग आपके प्रोविजन की एग्जैक्ट अमाउंट को पता नहीं लगा पाते। रिफ्लेक्ट्स ट्रू करंट ईयर प्रॉफिट, एंड ये आपको हेल्प करता है कि इस साल एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ ये आप लोग जान सके। एंड इट इज प्रोवाइडेड टू मीट नॉन लॉसेस और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। यानी कि जिन खर्चों के बारे में, जिन नुकसान के बारे में आप लोग जानते हैं, ये उसी चीज को पूरा करने में हेल्प करता है। क्लियर है चीजें, ये सभी पॉइंट से आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या फिर फीचर्स कह लो आपके प्रोविजन के। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या पॉइंट पढ़ा। सबसे पहले ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो या लॉस ये तो हमें बनाना ही है। नेक्स्ट क्या है, ये आपकी कोई एसेट नहीं है बल्कि एसेट की वैल्यू को गिराने वाला एलिमेंट है। उसके बाद ये क्या है, ये आपकी जो ऐसी लाइबिलिटीज है, जो ऐसे खर्चे हैं जिनको आप जानते हैं बस आप अमाउंट नहीं जानते, उनके लिए क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट ये हमारा मैचिंग कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि जिस ईयर का आप खर्चा ले रहे हैं उस ईयर की रेवेन्यू को भी कंसीडर करेंगे, जिस ईयर का लॉस ले रहे हैं उस ईयर की प्रॉफिट को भी आप लोग कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक, नेक्स्ट इज जो वैल्यू है आपके प्रोविजन की वो आप लोग पता नहीं लगा पाते, आपको उसकी अमाउंट नहीं पता, एंड ये आपके उस साल के प्रॉफिट की एग्जैक्ट अमाउंट बताते हैं। उसके बाद ये आपकी जो नोन लॉसेस हैं या नोन लाइबिलिटीज हैं या नोन एक्सपेंसेस है उसको मीटअप करने में हेल्प करता है। सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजंस। इसी के साथ हम लोगों ने हमारा प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल पढ़ लिया है। तो अगर मैं इसको शॉर्ट समरी में कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं इसको समराइज करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगी, प्रोविजन के अंदर मैं मेरे प्रॉफिट में से पैसा अलग करके रख रही हूँ, और वो पैसा किसके लिए होगा कि मेरे ये खर्चे आने वाले हैं, मुझे पता है ये खर्चा होगा लेकिन मुझे ये नहीं पता ये खर्चा कितने का होगा। मेरे माइंड को पता है कि हाँ ये खर्चा जरूर होगा लेकिन अमाउंट नहीं पता कि 1000 का होगा, 2000 का होगा, 5000 का होगा। द अमाउंट इज नॉट नोन, आपको बस पैसा नहीं पता पैसा कितना लगना है। तो इस तरह के लिए जो हम बनाते हैं वो होते हैं मेरे प्रोविजंस। अब बात
बात करने वाले हैं रिजर्व्स की। रिजर्व्स का क्या मतलब है, क्या एग्जाम्पल है, क्या फीचर्स हैं, क्या टाइप्स हैं, उसकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। रिजर्व में मेरा ऐसे ही है, मैं कुछ पैसा अलग रख रही होती हूँ, लेकिन मुझे रीजन नहीं पता मैं ये पैसा अलग क्यों रख रही हूँ। बस जैसे हम लोग हमारे डेली लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में क्या करते हैं, हम लोग कहीं से पैसा कमा के आ रहे हैं, हम लोगों ने हमारे पेरेंट्स को देखा है पैसा कमा के आते हैं, अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, अपना पैसा बचा कर रखो, आपके आने वाले टाइम में आपको काम में आएगा। तो यही रिजर्व के अंदर होता है। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है, अपने प्रॉफिट को बचा कर रख लूं थोड़ा सा, मेरे को आने वाले टाइम में काम आने वाला है। तो वो क्या है, रिजर्व। आपको आने वाले टाइम में कहाँ काम आएगा आपको पता है नहीं, कितनी अमाउंट काम आएगी आपको पता है नहीं, पर हम लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए कि आपको ये पैसा काम में आ जाए। बस आप लोग ये सोच के चलते हैं, तो उस पैसे को बोलते हैं हम लोग रिजर्व। जहां हमें नहीं पता पैसा कहाँ काम आएगा, हमें नहीं पता कितना पैसा चाहिए होगा, पर मैं उस अमाउंट को अलग करके चल रही हूँ। रिजर्व्स आर नथिंग, ये कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं है, बट अ सर्टेन अमाउंट, आप कुछ पैसा एक अलग कर लेते हैं ऑफ द प्रॉफिट। कहां से, अपने प्रॉफिट में से। एंड सरप्लसेस, या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है उसमें से, विच आर केप्ट असाइड, आपने उसको अलग रख लिया टू मीट अप द अनसर्टेनिटीज इन द फ्यूचर। किस लिए, कि हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए जहां मुझे उस पैसे की जरूरत पड़ जाए। रिजर्व्स आर बेसिकली क्रिएटेड टू मीट एनी अनफोर्सीन लाइबिलिटीज। रिजर्व्स किस लिए बनाए जाते हैं, एक ऐसी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए जिसका आपको पता ही नहीं है कि ये होगी भी या नहीं, ऐसा कोई लॉस होगा भी या नहीं, दैट माइट अकर इन द फ्यूचर, बट आप लोग ऐसा चांस मान के चल रहे हैं कि हो सकता है ये हो जाए। ऐसी चीजों के लिए पैसा अलग करना होता है मेरा रिजर्व। वहां पर हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, रिजर्व्स को क्रिएट करते हैं। आगे रीड करते हैं, रिजर्व्स आर बेसिकली क्रिएटेड टू मीट एनी अनफोर्सीन लाइबिलिटीज। रिजर्व आपकी फ्यूचर की अनफोर्सीन लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए होते हैं। लॉसेस को, ये पॉइंट हम लोगों ने गलती से दोबारा रिपीट कर लिया, कुछ नहीं है, आप लोग फ्यूचर की किसी लाइबिलिटी या किसी लॉस को मानकर चल रहे हैं एंड उसके लिए आप लोग इस पैसे को इकट्ठा करके चल रहे हैं। आगे रीड करते हैं, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं, फॉर एनी फर्म टू एंजॉय द कंटिन्यूटी और स्मूथ फ्लो ऑफ करंट बिजनेस ऑपरेशन एज वेल एज टू सेटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इट इज फंडामेंटल टू क्रिएट रिजर्व्स। यानी कि अगर आप लोग आपके बिजनेस को लंबे समय के लिए चलाना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि इन फ्यूचर मुझे कोई खर्चा आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं उस खर्चे को स्मूथली निपटा लूं, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है कि चुपचाप हर साल के प्रॉफिट में से आप लोग अपना रिजर्व अलग कर लो। एक बात ध्यान में रखेंगे, जो आपका प्रोविजन था वो एक कंपलसरी खर्चा था, मैंडेटरी खर्चा था, एंड ये जो रिजर्व है ये ऑप्शनल है। आपकी मर्जी है, आप आपका पैसा अलग करके रखना चाहते हैं या फिर नहीं, आप स्मार्टली काम करना चाहते हैं या फिर नहीं, आप एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है या फिर नहीं, दैट इज अप टू यू। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं की पॉइंट्स, यहाँ पर मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है। रिजर्व्स आर नेवर क्रिएटेड आउट ऑफ द एक्चुअल और नेट प्रॉफिट, बट रेदर क्रिएटेड आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व होता है ये आपके नेट प्रॉफिट में से नहीं निकलता, ये आपके डिविजिबल प्रॉफिट में से निकलता है। यानी कि आप पहले हर तरह का खर्चा निपटा लेंगे, आप हर तरह की रिक्वायरमेंट निपटा लेंगे, आप अपने सारे काम निपटा लेंगे। अब सब कुछ करने के बाद सपोज करेंगे आपके पास 10,000 रुपीज बचते हैं कि अब मुझे ये 10,000 पार्टनर्स में बांट देने चाहिए, तो उस 10,000 को बांटने से पहले आप उसमें से एक हिस्सा और निकालेंगे और वो हिस्सा होगा आपके रिजर्व के नाम का। यानी कि आप लोगों को वो कहां से क्रिएट करना है, डिविजिबल प्रॉफिट से क्रिएट करना है, ना कि नेट प्रॉफिट से। आगे बात करते हैं, क्रिएटिंग अ रिजर्व इन द फर्म डज नॉट फॉल अंडर एनी लीगल ऑब्लिगेशन। आप लोगों को किसी लॉ ने नहीं कहा कि आप लोग रिजर्व बनाएंगे ही बनाएंगे, ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी इंटेलिजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग आपके फ्यूचर को किस हिसाब से देखकर चलते हैं, आप लोग कितना स्मार्टली काम कर रहे हैं। मीनिंग देयरबाय दैट द दीज आर क्रिएटेड एज पर द चॉइस, यानी कि आपकी मर्जी के हिसाब से क्रिएट होगा, एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, एंड आपका फर्म, आपका बिजनेस किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि आपका जो रिजर्व है वो बनाना ऑप्शनल है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। आगे रीड करते हैं, रिजर्व्स कैन बी पुट टू मेनी यूजेस। आप लोग रिजर्व्स का काफी सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। लाइक क्या, डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, आपको डिविडेंड बांटना है, आप लोग उस रिजर्व से बांट सकते हो। आपको लॉसेस कवर करने हैं, वहां से कर सकते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए आपके डे टू
टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए आप लोग वहां से पैसा उठा सकते हो, बट कैन नेवर बी यूज टू फुलफिल एनी लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन। लेकिन वहां पर अपनी किसी ऐसी लाइबिलिटी, ऐसा ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए यूज नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, विच इज ऑलरेडी नोन टू द फर्म। उसके बारे में फर्म को बिल्कुल अंदाजा नहीं होना चाहिए। इट इज देयर फॉर अनफोर्सीन ऑब्लिगेशन। ये सिर्फ उन खर्चों के लिए है, उन लाइबिलिटीज के लिए है, उन लॉसेस के लिए है जिनके बारे में आपको अंदाजा तक नहीं था कि ये खर्चा, ये नुकसान आप लोगों का हो जाएगा। समझ आ रहा है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। जस्ट लाइक द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, जिस तरीके से बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो ओनर का होता है, वो प्रोप्राइटर का होता है। द प्रॉफिट ऑल्सो बिलोंग्स टू देम। उसी तरीके से जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो भी प्रोप्राइटर का होता है। एंड सो इज द अमाउंट केप्ट असाइड फ्रॉम दैट डिविजिबल प्रॉफिट्स, यानी कि जो अब ये प्रॉफिट का पैसा अलग रखा जा रहा है वो भी फिर उन्हीं प्रोप्राइटर का है। समझेंगे, एक ओनर है, वो बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है, अल्टीमेटली बिजनेस किसका है? ओनर का। एंड उस बिजनेस में लगा हुआ पैसा किसका है? ओनर का। अब उस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ किसका है? ओनर का। उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा अलग रख दिया, वो भी किसका है? ओनर का ही है। आगे देखते हैं। सो द ट्रीटमेंट फॉर द रिजर्व इज द सेम एज द कैपिटल ऑफ द फर्म। तो आप रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जैसे आप लोग कैपिटल का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे ही आप लोग आपके रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे, यानी कि आप उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, क्योंकि एक ना एक दिन आकर के आपकी फर्म को, आपके बिजनेस को वो पैसा आपके ओनर को वापस करना पड़ेगा, यानी कि वो आपके बिजनेस के लिए, आपकी फर्म के लिए एक लायबिलिटी है। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की, यानी कि जो मेरे रिजर्व है इसका मैं क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करती हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इसका क्या रोल है, किस तरीके से ये ट्रीट होगा। द अमाउंट केप्ट असाइड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सिनोनियम टू एनी ऑफ द एक्सपेंसेस और लॉसेस फॉर विच इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड। सिंपल सी फॉर्म में समझते, इतना बड़ा रीड करके हमें कुछ नहीं करना, हम लोगों को एक्चुअल में इसका सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज समझेंगे कि आप इसको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट नहीं कर सकते, यानी कि ये आपका कोई खर्चा नहीं है, आप इसको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट नहीं कर सकते। ये जो रिजर्व है जब आप लोग क्रिएट करते हैं तो इससे आपका कोई भी प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होता, आपका कोई नेट प्रॉफिट रिड्यूस होते नहीं, क्योंकि मैं मेरा रिजर्व नेट प्रॉफिट से तो बनाती ही नहीं हूं, मैं तो मेरे डिविजिबल प्रॉफिट से बनाती हूँ। रेदर दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। क्यों नहीं नेट प्रॉफिट कम होता? क्योंकि उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट से बनाते हैं, मीनिंग देयर बाय इट इज ओनली द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। आपकी फर्म के अंदर ज्यादा प्रॉफिट हुआ, आपका मन कर रहा है आप फ्यूचर के लिए पैसा लग रखो, तो आपकी मर्जी, हम आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं बना रहे हैं। Thus the amount is debited to the profit and loss appropriation account, इसीलिए आप लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर लिखते हैं। समझ आ गई चीज? क्या है ये जो रिजर्व है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में नहीं लिखना, बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिखना है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है, ये हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जितने भी आपकी फर्म की, आपके बिजनेस के इंटरनल खर्चे हैं जो आप डिविजिबल प्रॉफिट में से पे करते हैं, वो खर्चे आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आते हैं। क्लियर है चीज? यहाँ पर हम लोगों ने इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ लिया। बात करने वाले हैं इसके फीचर्स की, मेरे रिजर्व का क्या क्या फीचर है। सबसे पहले ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, आप लोगों की मर्जी है, आपको प्रॉफिट हो गया तो आप रिजर्व बना लो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो चाहे आप मत बनाओ, कोई भी कंपल्शन नहीं है, आप लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यानी कि जो रिजर्व का क्रिएशन है ये अननोन लायबिलिटी के लिए है, नोट फॉर नोन लायबिलिटी। ये आपको नहीं पता किस लायबिलिटी के लिए आप लोग अलग कर रहे हैं, बल्कि उस लायबिलिटी के लिए जिसका आपको पता तक नहीं है, आपको दूर दूर तक अंदाजा नहीं है। नेक्स्ट क्या है? सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये जो आपके रिजर्व्स हैं ये एक फाइनेंस की तरह भी काम कर सकते हैं, ये आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बन सकते हैं। कैसे? ये जो रिजर्व्स होते हैं ये आपके इंटरनल सोर्स होते हैं फाइनेंस के। कैसे? इट कैन बी यूज्ड एज कैपिटल। आप लोग इसको कैपिटल की तरह यूज कर लो, मत डिविडेंड की तरह इसको बांटो, आप इसको कैपिटल की तरह भी यूज कर सकते हैं। यानी कि ये जो आपके रिजर्व्स हैं ये सोर्स ऑफ फाइनेंस भी हैं, ये आपकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है, यानी कि आप इस रिजर्व को किसी भी अननोन लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। आप लोग मत डिविडेंड बांटो, आप लोग उसको कैपिटल की तरह यूज कर लो, इट इज अप टू यू। नेक्स्ट क्या है? कंपल्शन। कंपल्शन की बात करें तो ये जो रिजर्व बनाना है इज नॉट कंपल्सरी, इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ। आपका लीगल स्टेटस फर्म का ये कंपल्शन नहीं क्रिएट करता कि आपको रिजर्व बनाना पड़ेगा।
इट इज अप टू यू। आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी मर्जी, एज योर विश। आप बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट फीचर मेरा क्या है, यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक एरियाज ओनली। अब आपने अगर रिजर्व बना लिया, रिजर्व बनाना ना बनाना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर बना लिया उसको यूज कहाँ कर सकते हो वो हम लोग बताएंगे। आप लोग उसको कुछ सेलेक्टेड एरियाज में यूज कर सकते हैं विच आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कहाँ कहाँ पर, जहां जहां पर कंपनीज एक्ट ने आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं वहां पर आप लोग उसको यूज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप लोग किस बेसिस पर रिजर्व बना सकते हैं कि आप लोग किस पर्पस से बना रहे हैं, आपके पर्पस पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी तरह के रिजर्व्स को बना सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक मेरे सभी फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं रिजर्व के। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से फीचर्स की बात की है। सबसे पहले रिजर्व आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा तो बनाओ, अदरवाइज नो नीड टू क्रिएट योर रिजर्व। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यानी कि आपकी अननोन लायबिलिटी के लिए है, नॉन लायबिलिटीज के लिए ये बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बात करें तो ये है आपके फाइनेंस की तरह भी काम कर सकते हैं। आप इस रिजर्व में इकट्ठा हुआ पैसा कैपिटल की तरह यूज कर सकते हैं एंड ये आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। उसके बाद ये आप इसको कहां यूटिलाइज कर सकते हो ये हमारी मर्जी होगी, हमारी मतलब कंपनीज एक्ट की मर्जी होगी। जहां जहां उसने बोला होगा आप लोग वहां वहां पर ही उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप आपके रिजर्व किस पर्पस से बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके रिजर्व की कितनी कैटेगरीज होगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व। आपके रिजर्व कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले 2 टाइप्स ऑफ रिजर्व्स है, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। जो आपके डे टू डे ऑपरेशन से पैसा अलग करते हो वो रेवेन्यू होता है, जो आपके बड़े पैसे से अलग करते हो वो आपका कैपिटल रिजर्व होता है। ठीक है, अब उसके अंदर भी रेवेन्यू रिजर्व अगर आप लोगों का है उसकी 3 कैटेगरीज हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। समझ आ रहा है क्लासिफिकेशन क्या है? देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ योर रिजर्व। पहला कौन सा है, कैपिटल रिजर्व, दूसरा कौन सा है, रेवेन्यू रिजर्व। दोनों की डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग देखने वाले हैं। अगर मेरा रेवेन्यू रिजर्व है उसके अंदर भी 3 कैटेगरीज हैं, या तो मेरा जनरल रिजर्व हो सकता है, स्पेसिफिक रिजर्व हो सकता है या फिर साइलेंट रिजर्व हो सकता है। स्टार्ट करते हैं इनका मीनिंग समझना, क्या क्या मीनिंग है मेरे हर काइंड ऑफ रिजर्व का। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे रेवेन्यू रिजर्व की। किसकी बात करने वाले? रेवेन्यू रिजर्व की। ये हमारा वो रिजर्व है जो हम हमारे बिजनेस के करंट ऑपरेशन से होने वाले प्रॉफिट में से अलग करते हैं। क्या है, रीड करेंगे यहाँ पर आराम से धीरे धीरे। द रेवेन्यू रिजर्व इज द रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट, यानी कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी प्रॉफिट हो रहा है कहां से, आपके बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ऑपरेशन करने से, यानी कि बिजनेस के अंदर आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे जनरेट होने वाले प्रॉफिट से आप लोग आपका रेवेन्यू रिजर्व को क्रिएट करते हैं। ताकि किस चीज के लिए, या तो आप आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई कॉन्टिजेंसी है, आपकी कोई ऑब्लिगेशंस है, कोई लायबिलिटीज है फ्यूचर के अंदर। बात करते हैं इसकी कैटेगरीज की। अभी हम लोगों ने पीछे फ्लो चार्ट में पढ़ा है कि हमारी 3 कैटेगरीज हैं रेवेन्यू रिजर्व की। तो फर्स्ट कैटेगरी इज जनरल रिजर्व। क्या है जनरल रिजर्व? इसके अंदर आप लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं बट यू डोंट नो कि आप लोग किस पर्पस के लिए पैसे को अलग करके रख रहे हैं। क्या है जनरल रिजर्व, ऑल्सो नोन एज फ्री रिजर्व। ये आप लोगों के फ्री रिजर्व है एंड रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ अ कंपनीज प्रॉफिट। जो आप लोगों की कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है उसको आप लोग रिटेन करके रखते हैं अलग से फ्रॉम इट्स रेगुलर ऑपरेशंस। अब ये प्रॉफिट कहां से हुआ? आप लोग जो रेगुलर ऑपरेशन कर रहे हैं आपके बिजनेस के अंदर वहां से, विदाउट बीइंग असाइन टू एनी स्पेसिफिक पर्पस। आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले ऑपरेशन से कुछ प्रॉफिट हो रहा था, उस प्रॉफिट में से आपने कुछ पैसा अलग करके रख दिया, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बताया कि आप लोग ये पैसा अलग क्यों करके रख रहे हैं। इट फंक्शंस एज अ वर्सेटाइल बफर दैट मैनेजमेंट कैन डिप्लॉय फॉर अ वैरायटी ऑफ फ्यूचर नीड्स। ये आप लोगों के पास ऐसा पैसा है जिसको आप लोग आपकी किसी भी जरूरत के लिए यूज कर सकते हैं, सच एज एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस।
आप लोग आपके बिजनेस ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर आप उसको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। किस चीज को? आपके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। या फिर आप लोग रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे खर्चों को जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है। समझ आ गया क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले हमने सीखा रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है। मेरे डे टू डे ऑपरेशन करने से जो रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसमें से जो मेरा प्रॉफिट इकट्ठा हो रहा है उसका कुछ पार्ट मैं अलग करके रख रही हूँ किसी भी अननोन पर्पस के लिए, मुझे नहीं पता ये पैसा मैं कहाँ यूज करूंगी। एंड उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब होता है मैंने प्रॉफिट में से पैसा तो अलग कर लिया लेकिन मैं रीजन नहीं बता रही हूँ, मेरे पास कोई पर्पस नहीं है, बस मैंने ऐसे उठाकर कुछ पैसा अलग रख लिया कि ये आने वाले टाइम में मुझे कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर किसकी बात हम लोग करने वाले। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक रिजर्व। उसके बाद हम लोग बात करने वाले स्पेसिफिक रिजर्व की। ये वो अलग किया गया पैसा है, इसके अंदर भी हम लोग हमारे ऑपरेशन से जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से हम लोग पैसा एक अलग कर रहे हैं। बट वो पैसा अलग क्यों कर रहे हैं उसका पर्पस हम लोग स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि मैंने पैसा अलग किया तो मैं इस रीजन से पैसे को अलग कर रही हूँ। स्पेसिफिक रिजर्व इज द वन क्रिएटेड फॉर अ डेफिनेट पर्पस। आप लोग किसी एक डेफिनेट पर्पस के लिए पैसे को अलग कर रहे हैं। सच एज फॉर इक्वलाइजिंग द रेट ऑफ डिविडेंड। आप लोग रेट ऑफ डिविडेंड को इक्वलाइज करना चाह रहे हैं, इक्वल रखना चाह रहे हैं, इसीलिए आप लोगों ने उस पैसे को अलग करके रखा है। नेक्स्ट क्या है? फॉर एक्वायरिंग एसेट। आप इन फ्यूचर कोई बड़ी एसेट लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए पैसा अलग रख सकते हैं। उसके बाद आप आपके बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं उसके लिए पैसा अलग रख सकते हैं, या फिर आप किसी लाइबिलिटी को रिडीम करना चाहते हैं, रीपेमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप लोग पैसे को अलग करके रख सकते हैं। एंड फॉर कवरिंग द वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोगों ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपके माइंड में आया कहीं मुझको फ्यूचर में इसके अंदर कोई लॉस ना हो जाए, तो इस तरीके की चीजों के लिए आप लोग पैसा अलग रख सकते हैं। एंड जिस पैसे को आप लोग इन सभी पर्पस के लिए अलग रखते हैं, आपको पता है आप पैसा किस लिए अलग रख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। आगे बढ़ते और यहाँ पर थर्ड काइंड ऑफ रेवेन्यू रिजर्व की बात करते हैं, विच इज सीक्रेट रिजर्व। क्या नाम है उसका? सीक्रेट रिजर्व। क्या मतलब है इसका? रिजर्व्स दैट आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट आर टर्म्ड एज सीक्रेट रिजर्व। यानी कि ये आपके वो रिजर्व हैं, वो हिडन रिजर्व हैं जो आप क्रिएट तो कर रहे हैं बट आप किसी को नहीं बता रहे कि आप लोगों ने ऐसा कोई रिजर्व बना रखा है। यानी कि आप लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपकी बैलेंस शीट के अंदर आप लोगों को ये चीज देखने के लिए नहीं मिलेगी। इफ द सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड देन इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट डिपिक्टेड। अब ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, बहुत कॉमन सी चीज है कि अगर आप लोग सीक्रेट रिजर्व बना रहे हैं यानी कि वो बैलेंस शीट में नहीं होगा। अगर वो बैलेंस शीट में नहीं होगा यानी कि जो चीजें बैलेंस शीट में दिख रही हैं अब वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि उसमें से एक चीज तो आप लोगों ने छुपा रखी है, यानी कि वहां पर आप लोग आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाएंगे। बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। किस चीज से? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। क्लियर है पॉइंट? आगे रीड करते हैं। सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड टू मीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज। आपके बिजनेस के अंदर होने वाले कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लॉसेज होते हैं उनको बियर अप करने के लिए, उनको कवर अप करने के लिए हम लोग हमारे सीक्रेट रिजर्व्स को बनाते हैं। किस लिए? टू स्ट्रेंथन द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन रहे। एंड टू शो अ स्टेडी ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। एंड आप लोगों को दिखा सके, आप आपके बिजनेस के यूजर्स को दिखा सके कि आपके यहाँ पर एक स्टेडी प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लगातार ही प्रॉफिट होता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस को कभी लॉस भी हो रहा है। टू अवॉइड टैक्सेस। एंड इसलिए बना सकते हैं ताकि आप लोग टैक्स से भी बच सके। यही रीजन है कि जहां पर आप लोगों को आपके सीक्रेट रिजर्व्स बनाने की जरूरत पड़ती है। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने हमारा सीक्रेट रिजर्व का मीनिंग समझ लिया है। क्या है? ये मेरा एक हिडन रिजर्व है जो मेरी बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, बैलेंस शीट में नहीं है, यानी कि मुझे मेरे बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन भी पता नहीं चलेगी। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे जो होते हैं बिजनेस के अंदर उनको कॉप अप करने के लिए होता है। एंड साथ ही यह आप लोगों को इसलिए बनाया जाता है कि आप लोग जो आपके बिजनेस के यूजर्स है, उसके इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं, उनको आप लोग एक स्टेडी ग्रोथ दिखा सके, स्टेडी ट्रेंड दिखा सके आपके बिजनेस के अंदर होने वाले प्रॉफिट का। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनाते हैं हम लोग? कैपिटल प्रॉफिट से। कहाँ से बनाते हैं? कैपिटल प्रॉफिट से। एंड ये कैपिटल प्रॉफिट कहाँ से होगा? मैं अपनी कोई फिक्स एसेट बेच रही हूँ तो मेरे पास कैपिटल रिसीट्स होंगी। मैं अपनी कोई लाइबिलिटीज जनरेट कर रही हूँ, वहां से मुझे कैपिटल रिसीट्स होंगी।
होंगी, मुझे प्रीमियम मिल रहा है मेरे शेयर के इशू पर, उससे कैपिटल रिसीट होंगे, एंड प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है उससे मेरी कैपिटल रिसीट्स जनरेट होंगी। यानी कि मेरा जो कैपिटल रेवेन्यू होगा, कैपिटल रिसीट्स होगी, उसमें से अगर मैं कुछ पोर्शन हटा करके रख रही हूँ किस लिए, रिजर्व के लिए, तो उसको मैं नेम देती हूँ कैपिटल रिजर्व। सच रिजर्व्स आर कॉल्ड कैपिटल रिजर्व्स। इट इज अ डिवाइस फॉर कंजर्विंग प्रॉफिट्स एंड एड्स स्टेबिलिटी टू द कंपनीज फाइनेंस। यहाँ पर आप लोग एक कंपनी से कुछ जो कंपनी की कैपिटल रिसीट से उससे कुछ पैसा, उसका प्रॉफिट से कुछ पैसा लग करके रखते हैं ताकि आपके जो बिजनेस है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ सके, आपकी कंपनी के फाइनेंस में स्टेबिलिटी आ सके। एंड इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्री बैलेंस। इसके अंदर कोई फ्री बैलेंस नहीं होना चाहिए जिसको आप लोग यूज कर सके किसी भी पर्पस के लिए, यानी कि उसमें से आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते आपके प्रॉफिट का। एंड एग्जांपल्स क्या है कैपिटल रिजर्व के, आगे बात करते हैं। एग्जांपल्स आर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, प्रॉफिट अक्रूइंग ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो ये काफी सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप लोग खुद से रीड करेंगे कि आपके कैपिटल रिजर्व्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। क्लियर है चीज। अब हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में हमारे रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व का मीनिंग देख लिया है। उसके बाद माइंड के अंदर क्वेश्चन आ रहा है कि फिर प्रोविजन एंड रिजर्व में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है, क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, क्यों बनते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से ब्रीफली एक क्विक डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में, यानी कि रिजर्व्स एंड प्रोविजंस के बीच में। एक एक पॉइंट को मेरे साथ रीड करेंगे ताकि चीजें आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझ में आ सके। रीड करेंगे यहाँ पर रिजर्व्स हम लोग पहले रीड करने वाले। रिजर्व क्या है, ये हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा है जिसको हम लोग रिटेन करके रखते हैं। किस लिए, अपनी फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए, कि हमें आने वाले टाइम में ये पैसा काम में आएगा, तो उस पैसे को अलग रखे हुए को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व। वहीं पर अगर हम लोग प्रोविजन की बात करें तो ये वो पैसा है, वो अमाउंट है जिसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि हमारा एक कंपलसरी खर्चा होता है और ये हम लोग फ्यूचर की किसी लॉस या लायबिलिटी को पूरा करने के लिए करते हैं। ये हमें फ्यूचर नीड में हेल्प करता है कि हमें फ्यूचर में कहीं पर भी पैसे की जरूरत होगी, रिजर्व से उठाएंगे एंड यूज कर लेंगे। वहीं पर अगर प्रोविजन की बात करें तो कवर अनसर्टेन लॉसेस, यानी कि आप लोगों को लॉस पता ही नहीं है कि आप लोगों को कितने का लॉस होने वाला है, वहां पर आपके काम आते हैं प्रोविजंस। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। आप लोग रिजर्व को डिविडेंड बांटने के यूज में ला सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रोविजंस को डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है एंड लेकिन ये प्रोविजंस आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट करता है। उसके बाद कैन बी यूज फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग प्रोविजंस को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से समझ आया। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। रिजर्व के अंदर क्या होता है, ये आप लोग आपकी फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, आपकी फ्यूचर लायबिलिटीज के लिए यूज करते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है कि ये हो सकती हैं। बस आप लोग क्यों अलग कर रहे हैं पैसा, कि आपको फ्यूचर में काम आएगा। प्रोविजंस किस लिए होते हैं, आप लोगों को लायबिलिटीज पता है, लॉसेस पता है, लेकिन अमाउंट नहीं पता। उसके बाद ये आपको फ्यूचर में कहीं पर पैसे की जरूरत है, रिजर्व यूज कर लेंगे। एंड आप लोग अगर कोई अनसर्टेन लॉस को पूरा करना चाहते हैं, वहां पर आप प्रोविजन का यूज करेंगे। इसको आप लोग डिविडेंड की तरह बांट सकते हैं, लेकिन इसको आप डिविडेंड की तरह नहीं बांट सकते। उसके बाद आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कौन करता है, रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट कौन करता है, प्रोविजन। एंड इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, किसको, रिजर्व्स को, लेकिन आप लोग प्रोविजंस को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। आई होप ये डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से समझ आए। साथ ही हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिजर्व एंड प्रोविजन का, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर आप लोगों को इसकी किसी भी चीज के अंदर, किसी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों के डाउट्स पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर दूं। एंड साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे एंड अपने नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। एंड साथ ही अगर आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए तो कमेंट करके आपका रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।